जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो भाई आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक ऐसा टॉपिक आपको बताएंगे, और एक नहीं आपको पूरे दो टॉपिक बताने वाले हैं। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग गद्यांश और पद्यांश यानी कि टोटल जो 20 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से और आपको कौन कौन से गद्यांश तैयार करना है, कौन कौन से पद्यांश तैयार करना है, कॉपी पर कैसे लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई। जो गद्यांश होता है आपका देखो पता है ना कि 10 नंबर के लिए आता है। पद्यांश भी सेम ऐसा ही होता है 10 नंबर के लिए। अब आपके सामने कौन कौन से इंपॉर्टेंट और कौन कौन से चैप्टर से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गद्यांश की। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था इससे पहले भी, और जिन बच्चों को नहीं पता है, मान लीजिए आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फिर से याद कर लीजिएगा, आपको दो चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पूछे गए गद्यांश और पद्यांश पिछले ईयर की हम बात कर लें, जैसे कि 2024 बोर्ड एग्जाम की या 25 बोर्ड एग्जाम की या 23 के एग्जाम की, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ये दो चैप्टर आपके पूछे गए हैं। एक आपका राष्ट्र का स्वरूप जो कि डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी ने लिखा है, और दूसरा है आपका अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन्हीं दो पाठों से ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि और अदर पार्ट से यानी कि अदर चैप्टर से नहीं आएंगे, बट ज्यादा जो चांस रहते हैं वो इन्हीं शुरू के दो पाठों से रहते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई यहां पर कौन से पूछे जाएंगे, कैसे आते हैं और लिखना उनका आंसर कैसे है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है ना। तो चलिए सबसे पहला आपके सामने यहां पर देख लीजिए, दिया गया है इस तरीके से आपके सामने। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, और जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखो यहां पर उम्मीद है पहचान गए होंगे, नहीं पहचाने हैं तो मैं बता दूं कि जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको यहां पर पहला वाला, ठीक है, ये राष्ट्र का स्वरूप है ना, इसमें हमेशा याद रखना आप लोग कि एक कहीं ना कहीं आपको राष्ट्र शब्द जरूर मिलेगा। ठीक है, यानी इस चैप्टर में राष्ट्र शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए, आपको राष्ट्रीय शब्द या राष्ट्र शब्द ऐसे यहां पर कई बार आए हैं। अब इसके प्रश्न कैसे पूछेंगे भाई, वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहचानना है। तो देखो यहां पर आपको इस तरीके से प्रश्न पूछेगा और आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, जैसे दिया है जन का प्रवाह कैसा होता है, पूछ लिया आपसे, सिंपल है भाई, आप पहचान जाओगे जन का प्रवाह कैसा होता है। तो यहां पर देखो शुरू में ही इसमें आंसर दिया है, जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई छोटा सा हम आंसर लिखे हैं, आप सोचो कि भैया इतना छोटा लिखने से क्या हमें नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। जब आपसे जितना पूछेगा क्वेश्चन उतने ही आंसर लिखना है ना। आप ये तो नहीं कि भाई आप लोग बहुत बड़ा बढ़ा बढ़ा के लिखो, जितना पूछे उतना लिखो, नंबर पूरा मिलता है। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में नहीं लाना। अब देखो काफी सारे क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के, मतलब समझ सकते हो आप लोग, अभी आपको बताएंगे आगे हम कि जैसे यहां पर देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ज्यादातर यहीं से पूछेगा। अब इसमें कह रहा है कि देखो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, इतना बस आंसर नहीं होगा, है ना। अब इसी प्रकार से कह रहा तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। तो आंसर आपको लिखना है कि सूर्य की रश्मियों से क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपने से थोड़ा बना के, अब सेम टू सेम अगर लाइन को उतारोगे, अब काफी सारे बच्चे होते हैं ना कि भाई अगर नहीं आ रहा तो यहां से यहां तक पूरा उतार दो, नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। अगर पूरा चाहिए तो कुछ इस तरीके से लिखना है, सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर होता है। इस तरीके से छोटा सा देखो लिखा, बट अच्छा लिखा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लो, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए या क्या होता है। जैसे यहां पर दिया है, आप इसी में देखो घाटों का निर्माण, तो इसमें देखोगे तो यहां से आपको कह रहा है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको और भी काफी सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। लास्ट में मिला है कि उत्थान के अनेक घाटों के का निर्माण करना आवश्यक होता है या करना होता है।
तो देखो यहाँ पर इसका आंसर लिखना, घाटों मतलब क्या होता है, घाटों का निर्माण, जो पुरानी परंपराएं हैं, तो घाटों का निर्माण का आशय है मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना। यानी हमारे पूर्वज अगर हमें कुछ चीजें सिखा के गए हैं तो हम आज भी उसी परंपरा पर चल रहे हैं। जो आपके ट्रेडिशन है, पुरानी परंपराएं हैं, चल रही हैं। चाहे आप देख लो भाई, दिवाली, होली, किसी त्यौहार को ही ले लो, आप मनाते हो तो आपने तो इनका निर्माण नहीं किया ना। हमें पता है कि भाई हमारे पहले से पूर्वज मनाते चले आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रहा होगा, जो बताते हैं वही हम जानते ना। हमने देखा थोड़ी है कि दिवाली के दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, हमारे कुछ ग्रंथ हैं वो बता रहे हैं, तो मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया है, सारी चीजें हमें सिखाया है। तो यही चीजें हैं कि भाई घाटों का निर्माण का आशय है कि हमारे विकास के जो पद चिन्ह है वो छोड़ के गए हैं पूर्वज, और यही इसका आशय है। कुछ इस तरीके से, उम्मीद है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। 3 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर के हैं, तो मतलब 6 नंबर यहां से मिलेंगे। चौथा प्रश्न है गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो हमने बताया कि भाई राष्ट्र का स्वरूप से है, तो आप इस प्रकार से लिखोगे, देखो, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। इस तरीके से इसका आंसर 4 क्वेश्चन हुए। 5वां देख लो, रेखांकित अंश की व्याख्या। मतलब आपको इस जो गद्यांश में ये शुरू की लाइनें जो जिनके नीचे ग्रीन ग्रीन लाइन खींची है, इसको हम बोलते हैं रेखांकित अंश, है ना। इसकी व्याख्या करनी है, तो देखो इसका व्याख्या हो जाएगा, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। यहाँ पर देखो कि भाई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की बात करो, जिंदगी में है, हमारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो अब इस तरीके से आप इसका अपने अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे, जरूर नहीं मतलब जो आपका बुक में है वही लिखो, आप अपने से लिखो इसका आंसर। तो प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास, थोड़ा सा मतलब बड़ा लिखना है इसको, है ना, छोटा सा मत लिखिएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको जब व्याख्या पूछे तो थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से, यानी कि यहाँ पर बोला है ना सहस्र वर्षों, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मीनिंग को चेंज कर दिया, यानी कि थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया। सहस्रों का मतलब हजारों। तो अब ये मैंने बताया, शुरू में भी बताया है कि भाई सेम टू सेम उतारना नहीं है, थोड़ा सा बदलाव करके लिखना है। तो ये चीजें आपको बदल बदल के लिखना है, ठीक है। हजारों वर्षों से क्या हुआ, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ भूमि के साथ तादात्म्य बनाए हुए हैं या प्राप्त किया है। तो ये 5 प्रश्न देखो इस तरीके से हो गए, मतलब यहां पर इसका आपको मिलेगा पूरा 10 नंबर, इस तरीके से करोगे। अब इसके बाद यहां पर दूसरा आपको गद्यांश एक और तैयार करना है, महत्वपूर्ण है, देखो यहां पर दिया है, कौन सा है, इसको आप अपने से करोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। समझ गए होंगे कहां से है भाषा आधुनिकता शब्द, ठीक है। आपने समझा कहां से है, अब आपको खुद से करना है। समझ गए हो तो कमेंट करना कि भैया ये कहां से लिया गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से, बाकी इसमें अंडरलाइन पोर्शन यहां से दिया है, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैलियों प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा में आधुनिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके गद्यांश हो गए। अब और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको खोज करके अगले चैप्टर से लाऊंगा, है ना, तो उनको करेंगे। अब यहाँ पर मैं सेम ऐसे ही पद्यांशों को भी बता देता हूँ कि भैया कितने आपको करने हैं, क्योंकि पद्यांश भी 10 नंबर का आता है, ठीक है। जैसा आपने देखा कि जो गद्यांश है आपका 10 नंबर का आता है, वैसे ही पद्यांश भी पूछेगा, यह भी 10 नंबर का। कौन कौन से आपको पढ़ना है पहले ये देख लीजिए। देखो सबसे पहले पवन दूतिका वाला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड के पेपर में 100% इससे एक बनेगा। आपको पता है कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा इसमें 7 सेट रहेंगे पूरे हमारे यूपी बोर्ड में, ठीक है। 7 सेट पेपर बनता है एक सब्जेक्ट का, चाहे आप हिंदी की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, हर एक सब्जेक्ट में 7 सेट बनते हैं पेपर। अब सभी सेटों में सेम क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अगले चैप्टर से रहेंगे, कुछ अगले से अलग अलग करके, ठीक है। कुछ मैच करेंगे, कुछ मैच नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, दूसरा है कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त, है ना, आपको याद कर लेना है 2 चैप्टर। तीसरा है गीत, और जो कि महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा जी का। जीवन परिचय भी ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं जीवन परिचय का एक अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बाकी चैनल पर ना सब्सक्राइब करके रखना आप लोग। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं इनके हम लोग कैसे हल करेंगे आखिरकार, ठीक है। जैसे आपके सामने ये दिया है आपके पहला पद्यांश,
मेरे प्यारे नौ जलद से केंद्र से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो यहां पर आप इसका आशय समझो। पहले मेरे प्यारे नौ जलद से कंस से नेत्र वाले, पवन दूतिका से है। राधा जी यहाँ पर विरह विलाप जो भी हैं, दुखी हैं, और ये किससे कह रही हैं? राधा से। राधा जी जो है पवन से यानी वायु से ये चीजें बोल रही हैं कि जाकर के मेरी जो भी ये कहानी है, दुख की व्यथा है, ये जाकर के सुना देना कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, मतलब रो रो के क्या है, व्याकुल हूँ, और ये जाकर के तू श्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण को सुना देना। क्योंकि पवन दूतिका मतलब है यहाँ पर पवन को, वायु को राधा जी दूतिका बना करके, है ना, दूत बना करके संदेशा भिजवा रही हैं उनके थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई क्वेश्चनों को समझना। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 नंबर आपको मिल भी तो जाएंगे। 10 नंबर थोड़ा होता है यहाँ पर, बहुत होते हैं 10 नंबर। अगर 10 नंबर कट जाए तो आपका 2% चला जाएगा। तो चलो भाई, पहला प्रश्न इस तरीके से दिया है, राधा किसके द्वारा किसको संदेशा भिजवाते हैं? तो हमने समझ लिया कि राधा जी पवन को दूतिका बना करके, वायु को दूतिका बना करके श्री कृष्ण को संदेशा भिजवा रही हैं। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखो यहां पर है जो आपका भगवान श्री कृष्ण है ना, सुंदर, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कैसा सुंदर है? तो भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। कंज से नेत्र मतलब कमल, है ना, और जलद मतलब बादल, तो बादल जैसी उनकी शोभा है, मेघ जैसी, मेघ मतलब बादल, एक ही बात है। और नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे, कमल की पंखुड़ियों जैसे, आप ये समझ सकते हो, सिंपल सा। तीसरा है राधा की मनोदशा। आप सभी को पता है कि भाई राधा दुखी है, व्याकुल है। तो राधा पवन से कहती है कि मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना। तो मनोदशा का वर्णन कुछ इस तरीके से कर देना। और आगे आप भी चाहो तो और लिख सकते हो, कि लिख दोगे आगे कि भाई राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से व्याकुल हैं, दुखी हैं, है ना। जो भी चाहो आप अपने से भी लिख सकते हो, आंसर को और बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा। चौथा है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। या तो यहां पर प्रश्न दे देगा कि दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिखियो, सेम वही चीजें होती हैं। तो लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका और इसके रचनाकार या कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। एक चीज याद रखना, पद्यांश में कभी भी रचनाकार और कवि लिखना है आपको, लेखक नहीं लिखना। लेखक आपको गद्यांशों में लिखना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट रहता है, मतलब आप लोग गलती कर देते हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए ये चीजें आपको नहीं करनी। रेखांकित अंश की व्याख्या भाई देख लो, शुरू की 2 लाइनें ये दी है ना, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इनकी व्याख्या करनी है। तो आप यहाँ पर कह दोगे राधा जी पवन से कहती है कि जब से वो मथुरा गए हैं वहां से वापस ही नहीं आए हैं, क्योंकि वो जब से गए थे भाई ब्रज से, तो वहीं पर वो मतलब राज्य उनका राज्याभिषेक हो गया है, जो भी ये कहें तो, और वहां से फिर वो रिटर्न नहीं आए थे, वापस नहीं आए थे। ठीक है, तो इसलिए राधा जी क्या है, व्याकुल थी। तो ये इस तरीके से 5 प्रश्न इसके हो गए। इसके बाद आपको अगला एक तैयार करना है, यहाँ पर इसको देख लो। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये कैकेयी का अनुताप जो मैथिली शरणगुप्त जी का है वहां से लिया गया है, और इसमें कैकेयी जी पश्चाताप यानी पछतावा कर रही हैं। कैसा पछतावा कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान राम को वनवास कराया था, वचन में जो भी कहें तो आपने रामायण वगैरह इतना तो ज्ञान होगा ही आपको। तो इसमें देखो अब यहाँ पर पछतावा ऐसा कर रही, सोच रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नर देही, मतलब अभी तक लोग जो है इस संसार के यही कहते आए हैं कि माता न कुमाता, मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती, मतलब माँ का हृदय कभी भी पुत्रों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही बुरा हो जाए या कुपुत्र, आप समझ सकते हो, है ना, मतलब माता कभी बुरा नहीं सोच सकती, पुत्र भले ही बुरा निकल जाए। अब कहे सभी यहाँ विरुद्ध विधाता, लेकिन अब ऐसा मेरे जो भी मैंने किया इसके अनुसार अब दुनिया के लोग यही कहेंगे कि ये तो विधाता के विरुद्ध हो गया है, पुत्र ही, क्योंकि भगवान राम अभी भी अपनी माँ का सम्मान कैकेयी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा करा दिया, तो अब ये विरुद्ध हो गया। बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मतलब मैंने इसका बाह्य गात्र यानी कि बाहरी रूप को ही देखा, अंदर से नहीं देखा।
तो इस प्रकार से पश्चाताप या पछतावा यहाँ पर कर रही हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, गिरे रहे तिगुराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास और वह मुख पर मृदु मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अलमान। अब भाई ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का जो कि आपको पता होगा है ना, तो वहां से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये क्या है लिखा गया है, इसको आपको तैयार करना है श्रद्धा मनु से, है ना। तो ये 3 इसको कर लीजिएगा, बाकी बचे हुए जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से कुछ हेल्प आपको जरूर मिली होगी, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।